नमस्ते से दावत से मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट दोस्तों एलएसी से आ रही है। दरअसल एलएसी पर अब सर्दियों का समय आ चुका है। ऐसे में चीन ने एक बड़ी चाल यहां पर खेली है। ऐसे में चीन अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड को मजबूत कर रहा है और आपको मालूम है कि ये जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, इसके पास भारत से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में चाइना ने 1 महीने पहले चीन के 3 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड को पूर्वी और दक्षिण में एलएसी पर पश्चिमी थिएटर कमांड पर बुलाया था और ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भयानक सर्दियों में भारतीय सेना की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या चाइना पीछे अपने इलाकों में जाएगा या फिर वो इस ठंड में टिका रहेगा। लेकिन अब तो स्थिति ये आ गई है कि चाइना पीछे हटने के बजाय अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। वहीं भारत ने भी अपनी ब्रिगेड को चीन भूटान सीमा के पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास रिजर्व रूप में तैनात किया है और बाकी की जो अन्य 2 ब्रिगेड है भारतीय सेना की, उन्हें अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि हर ब्रिगेड में करीबन 4500 सैनिक शामिल होते हैं। यहाँ पर एक और टेंशन वाली बात यह आई है सामने कि चाइना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपने हजारों सैनिकों की तैनाती की शुरुआत कर दी है और यही नहीं, ये सैनिक घातक हथियारों के साथ तैनात हुए हैं, जिसमें कि चाइना ने अपने बेहद घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम PHL-191 को तिब्बत में तैनात किया है। दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है जब तिब्बत में इस घातक रॉकेट सिस्टम को तैनात किया गया है। वही चीन की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपने हथियारों को इसीलिए यहाँ पर तैनात किया है ताकि उनके हथियार फेल ना हो या फिर उनमें कोई समस्या ना आए और वे अपने प्रदर्शन को आगे करते रहेंगे। हालांकि चाइना अपने इस रॉकेट सिस्टम की मदद से 500 किलोमीटर की दूरी तक पहाड़ों में भी अपने निशाने भेज सकता है। चाइना का PHL-191 रॉकेट सिस्टम 750 mm की 2 फायर ड्रैगन मिसाइलें ले जा सकता है और यही नहीं दोस्तों, ये 370 mm के 8 रॉकेट ले जा सकता है जिनकी रेंज 350 किलोमीटर है। चाइना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस सिस्टम को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाता है तो इसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर काफी गंभीर विषय बन चुका है। सर्दियों में भी चाइना पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। चीजें यहाँ पर वही हैं जस की तस बनी हुई है। ऐसे में केवल हम अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करके रख सकते हैं, नहीं तो चाइना पूरे लाओ लश्कर के साथ सीमा पर खड़ा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ जनरल एटॉमिक्स के सीईओ ने बातचीत की और इस बातचीत में पीडिएटर और रीपर ड्रोन को भारत में बनाने पर चर्चा की गई है। साथ ही इस मीटिंग के दौरान कंपनी के वर्तमान और भविष्य की योजनाओं को भारत में बनाने पर भी चर्चा हुई है। अगली अपडेट दोस्तों MRFA टेंडर को लेकर आ रही है। दरअसल कुछ खबरें सामने आई हैं कि भारतीय वायुसेना 114 MRFA फाइटर जेट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 2023 के मध्य में जारी करेगी और आपको मालूम है कि ये जो फाइटर जेट्स हैं 114, उन्हें बाय ग्लोबल और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत खरीदा जाएगा, जिसमें कि भारतीय कंपनियां पार्टनर के तौर पर काम करेंगी इन फॉरेन वेंडर के साथ और इनका लोकल प्रोडक्शन करेंगी, वो भी तकनीकी हस्तांतरण के तहत। इस MRFA डील में रशिया का Su-35, अमेरिका का F-15EX और F-21, इसके अलावा फ्रांस का राफेल F-4 और ब्रिटिश ग्रिफिन और यूरोफाइटर टाइफून शामिल है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्रांस की फर्म डसॉल्ट एविएशन एक विजेता यहां पर हो सकती है। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध कभी एक जैसे नहीं रहे और ऑकस डील के बाद तो भारत अमेरिका की हर तरीके की चाल को समझ चुका है, जो डील उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ की। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 26 टन वाला ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो कि भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है, उसका कोई वायुसेना वाला संस्करण नहीं आएगा और शुरू से भारतीय वायुसेना को TED-BF के एयरफोर्स वाले वेरिएंट पर कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि भारतीय वायुसेना 25 टन के AMC स्टेल्थ फाइटर जेट और 17.5 टन के तेजस मार्क 2 के लिए ही आगे जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि 13,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में जो कि TED-BF के लिए है, उसमें केवल नौसेना के लिए 45 ही फाइटर जेट्स बनेंगे। इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि ये जो 45 यूनिट भारतीय नौसेना के लिए बनेंगी TED-BF की, वो केवल शुरुआती जरूरत है जो कि वर्तमान में मौजूद MiG-29 के फाइटर जेट्स की जगह लेंगे, क्योंकि भारतीय नौसेना आने वाले समय में 100 और फाइटर जेट्स लेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करेगी भविष्य में। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि HAL ने 8 मीटर विंग स्पैन वाले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का सब स्केल प्रोटोटाइप वर्जन का परीक्षण किया। अब दोस्तों ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज अब बड़े सब स्केल प्रोटोटाइप को बनाएगी, जो कि 16 मीटर विंग स्पैन और 24 मीटर विंग स्पैन का होगा और जो फुल स्केल हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट होगा उसके फैब्रिकेशन से पहले एक 59 मीटर विंग स्पैन वाला प्रोटोटाइप बनेगा और ये सोलर पावर प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान अगले 4 सालों में करेगा, जिसका कि इंड्योरेंस टाइम 3 महीने का होगा, यानी कि 3 महीने तक ये आसमान में रहेगा, वो भी 60,000 फीट की ऊंचाई पर। इसके अलावा ये वर्सेटाइल
इंटेलिजेंस, सर्विलांस और कम्युनिकेशन प्रदान करेगा सेना को, वो भी रियल टाइम वीडियो फीड्स और फोटोज के जरिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में अजरबैजान ने आर्मीनिया को भारत के द्वारा हथियारों की आपूर्ति करने पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के लिए खतरा बन जाएगा। अब दोस्तों अजरबैजान यही नहीं रुक रहा। अजरबैजान की एक न्यूज वेबसाइट है, उसने इस बात का दावा किया है कि आर्मीनिया अजरबैजान के साथ आर्म फोर्सेस के मिलिट्री टेक्निकल इक्विपमेंट्स की बराबरी करना चाहता है। वहीं अजरबैजान ने कहा कि भारतीय हथियारों की गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके जो सिस्टम्स हैं जैसे कि ATAGS और पिनाका जैसे हथियार, इनके टेस्ट पूरे नहीं हुए हैं। वहीं दोस्तों अजरबैजान के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात का भी दावा कर दिया है कि 155 mm की जो ATAGS है वो अमेरिकी M777 हाविजर की कॉपी किया गया है वर्जन है, और इस सिस्टम को आसानी से टर्की के बैराकटर TB2 ड्रोन से लक्षित भी किया जा सकता है और इन्हें खत्म भी किया जा सकता है। बात दोस्तों अब आती है अजरबैजान की। अब तो ऐसा लगता है कि अजरबैजान को भारतीय हथियारों से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा है। नहीं तो इस तरीके की बातें अजरबैजान करता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि भारतीय हथियार अगर यहाँ पर एक बार बरपे तो वो कहर बरपा देंगे। और दूसरी बात यह है कि खुद दोस्तों अब यहाँ पर अजरबैजान को लग रहा है कि कहीं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा टर्की का जो ड्रोन है TB2 वो कहीं पिनाका का शिकार ना हो जाए। इसीलिए वहाँ के जो विश्लेषक हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बार बार भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत के खिलाफ। फिलहाल आप दोस्तों अजरबैजान की मंशा पर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय रक्षा मंत्रालय नई ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि लखनऊ में बन रही है, उसके लिए अतिरिक्त 385 करोड़ रुपए आने वाले समय में आवंटित करेगा, जो कि भारत के वर्तमान में जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी और लगभग दोगुनी कर देगी। ये जो फैसिलिटी है जो लखनऊ में बन रही है वो 2024 से ऑपरेशनल हो जाएगी। वहीं कुछ अधिकारियों ने कहा कि ब्रह्मोस NG के अलावा लखनऊ फैसिलिटी में ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल भी तैयार होगी, और ये जो फैसिलिटी है वो भारत की एक्सपोर्ट मार्केट को भी बढ़ाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। गोवा शिपयार्ड भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 नए पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स का निर्माण करने वाला है, जिसके लिए अभी हाल ही में एक की लेन सेरेमनी आयोजित की गई, और इन दोनों ही प्रदूषण नियंत्रण जहाजों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है गोवा शिपयार्ड के द्वारा, और भारतीय कोस्ट गार्ड को फरवरी 2025 तक पहला और अगस्त 2025 तक दूसरा जो वेसल है वो मिल जाएगा। दोस्तों ये जो नया जहाज बनाया जा रहा है वो बेहद आधुनिक तकनीक से लैस होगा, जो कि भारतीय तटरक्षक बल की अलग अलग भूमिकाओं को निभाने में सक्षम होगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने में भी सक्षम होगा। अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि इस जहाज में अत्याधुनिक तकनीक, उन्नत और अत्याधुनिक संवेदनशील प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, नेविगेशन और संचार उपकरणों के अलावा सेंसर और मशीनरी भी लगी होंगी। दोस्तों इसकी जो मुख्य भूमिका होगी वो जो समुद्र में कई बार तेल रिसाव हो जाता है जहाजों से, उसकी वजह से गंदगी फैलती है और जो पानी के नीचे रहने वाले जीव हैं उनके लिए भी खतरा हो जाता है। तो ऐसे में ये जो जहाज बन रहा है वो समुद्र में फैले इस प्रदूषण को साफ करेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता जी ने कहा कि कट्टरपंथी उल्फा आई के प्रमुख परेश बरुआ के केंद्र के साथ शांति वार्ता के लिए आगे आने की संभावना नहीं है। साथ ही कलिता जी ने कहा कि जब तक संप्रभुता के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती तब तक बातचीत हो ही नहीं सकती है। कलिता जी ने कहा कि उल्फा आई लगातार लोगों को भर्ती कर रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है, और वो असम के लोगों को ज्यादातर भर्ती कर रहा है, और ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो सोशल मीडिया के जरिए की जाती है। हालांकि उल्फा आई में शामिल होने वाले जो ज्यादातर युवा होते हैं वो पहले से ही आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं। पूर्वी कमान के प्रमुख ने आगे बताया कि पूर्वोत्तर में विद्रोही समूह ने अपना वैचारिक बंधन खो दिया है और जबरन वसूली के साथ साथ हथियारों और ड्रग की तस्करियों के माध्यम पर वो टिके हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद भारत वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझेदारी यानी कि GPAI का अध्यक्ष पद संभाल रहा है। बता दें कि भारत सांकेतिक रूप से फ्रांस से अध्यक्ष पद की बागडोर प्राप्त करेगा। दरअसल GPAI जिम्मेदारीपूर्ण और मानव केंद्रित विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। बता दें कि इस संगठन में यानी कि GPAI में 25 देशों का समूह है। इसके सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वर्ष 2023 में भारत और अमेरिका के संबंधों में और निकटता आएगी। अमेरिकी व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साल 2022 में भारत और अमेरिका रणनीतिक रूप से एक दूसरे के काफी निकट आए हैं।
आगे उन्होंने बताया कि अगला साल भारत अमेरिका के संबंधों के लिहाज से काफी उपयोगी रहने वाला है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास आने वाले एजेंडे में क्वाड शिखर सम्मेलन भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के पास G20 की कमान है। इन दोनों ही अवसरों पर हम भारत और अमेरिका की संयुक्त भूमिका को देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भारतीय राजदूत ने कहा कि नासा और इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और निसार पर काम कर रहे हैं, जो हमें जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों की निगरानी में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका की तुलना में भारत में अधिक मोबाइल टावर हैं। कई कंपनियों के भारत में अपने विशाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र भी हैं। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंधु ने कहा कि जियोपॉलिटिक्स अनिश्चितताओं के बीच भारत स्थिरता का प्रतीक है। साथ ही भारतीय राजदूत ने आगे बताया कि कुछ साल पहले भारत में बहुत ही कम स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज भारत के पास 77,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 108 को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त है। भारत का टैलेंट पूल किसी अन्य देश की तरह नहीं है, क्योंकि 50% आबादी 25 साल से कम की है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि चाइना की तरफ से आ रही है। दोस्तों, चाइना की नौसेना ने अपनी 6 जिन क्लास पनडुब्बियों को JL-3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस कर दिया है। वहीं अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलें JL-2 की रेंज 7,200 किलोमीटर थी, जिनसे चीनी तट के करीब से अलास्का के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकते थे, लेकिन JL-3 की रेंज 10,000 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। यूएस पैसिफिक फ्लीट के प्रमुख एडमिरल सैम पाप्रो ने कहा कि हम उन पनडुब्बियों पर काफी करीबी से नजर रख रहे हैं, लेकिन ये पनडुब्बियां भारत के लिए भी चिंता का कारण है। यूएस पैसिफिक फ्लीट के प्रमुख एडमिरल सैम ने कहा कि माने तो मिसाइलों का निर्माण अमेरिका को धमकाने के लिए किया गया है। कहा जा रहा है कि JL-3 एक साथ कई वॉर हेड ले जा सकती है, लेकिन अगर इसे साउथ चाइना सी से दागा जाए तो पूरे अमेरिका महाद्वीप को ये कवर नहीं कर पाएगी। अमेरिका ने कहा कि चीन की जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों से अमेरिका पहले से ही सुरक्षित है। ऐसे में चाइना की इन मिसाइलों की रेंज यानी कि JL-3 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में अमेरिकी ठिकाने हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष 5 नामों की पेशकश की है। कहा जा रहा है कि 29 नवंबर तक मौजूदा जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह नया सेना प्रमुख पाकिस्तान को मिल जाएगा। आपको बता दें कि बाजवा को 3 साल का सेवा का विस्तार मिला था। हालांकि वो अपने पद को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए मना कर दिया गया। आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर जो रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के पास पहुंची है, उसमें 5 टॉप जनरलों के नाम दिए गए हैं। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि किसको चुना गया है। बता दें कि वरिष्ठता के आधार पर लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम इस पद के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित किया गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इटली ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इटली की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी सरकार संसद में 2023 में यूक्रेन को सैन्य और नागरिक आपूर्ति के एक नए कानून को मंजूरी देने की अपील करेगी, जिसमें कि इटली यूक्रेन को सहायता भेज सकता है। इटली के रक्षा मंत्री क्रेसिटो ने कहा कि इटली हथियारों की आपूर्ति जारी रखेगा, जैसा कि उसने अतीत में किया है। समय और तरीकों से हम अपने नाटो सहयोगियों और कीव के साथ सहमत होंगे। आपको बता दें कि इटली यूक्रेन के लिए एक नया हथियार पैकेज तैयार करा है। और अभी हाल ही में दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने भी एक बड़ा हथियार पैकेज देने की बात कही है यूक्रेन को। ऐसे में अब इटली भी साथ में खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि इटली भी वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन को देगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।